मैं अब हरशंकर जी अब आपके पास आ रहा हूं कि भाई आपका सब लोगों को आपने सुन लिया, आपकी विशेष टिप्पणी। लेकिन मेरे एक दर्शक कह रहे थे कि मायावती जी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में 3 स्टेट का नाम लिया था, 8% से ज्यादा वोट, 8 सीटें, क्या क्या बता रहे थे। मैं मैंने इस बीच ये सूचना निकाल ली थी 2018, और मैं लेटेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, 2018 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन तो लोकसभा के साथ अब तो साफ हो गया है कि वो बीजेपी के को जहां कैसे मदद दी जाए इसमें लड़ रही है। मध्य प्रदेश 2018 में 5.01% वोट, 2 सीटें। राजस्थान 2018 में विधानसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, 4.03% वोट, 6 सीटें। हरियाणा में 2019 में 4.21% वोट, 0 सीटें। मायावती जी के वोट पूरे देश में बहुजन के हैं, क्योंकि वही एक अकेले नेता हुआ करती थी। अब वो थी में है, वो पास्ट टेंस में हो गई हैं। हरशंकर जी, जरा मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि वो नारा जो एक शुरू हुआ था जिसपे अपर कास्ट को गाली देने की बात थी, लेकिन उस नारे के बाद उन्होंने उसको चेंज किया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस सबको उन्होंने वो किया था और उसका उनको फायदा भी हुआ था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो जो मैं फिर उस पर वापस आ रहा हूँ, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जातिगत जनगणना की कर रहे हैं, और जो इस कास्ट के जो ठेकेदार हैं, शायद उस ठेकेदारी पद्धति को भी वो खत्म करना चाह रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कि कितने लोग इसमें हैं, कितने लोग उसमें। वो ये जो है ना कि मैं इसका ठेकेदार, मैं इसका ठेकेदार, उसको भी शायद हटाने की बात उनके मन में है। मैं एक बात इसलिए क्योंकि ये आवश्यक है कि ऐसे समय में मायावती जी उत्तर प्रदेश की एक अहम प्लेयर रही हैं, मुख्यमंत्री 2007 से 2012 अपने दम पे पूरे फुल मेजोरिटी के साथ। आज की तारीख में वो अब रेलिवेंट हैं कि नहीं है आपके हिसाब से, कि अब वो ठीक है एक नेता थी, रहेंगी, अपना कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, लेकिन कुछ रेलेवेंसी है कि नहीं? देखिए, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सीपी रॉय जी को प्रणाम, हमारे नाबिज साहब हैं उनको सलाम नमस्ते। और आपने जो पूछा अजय शुक्ला जी, उसका उत्तर पहले दे चुके हैं कि वो बिनसर पैलेस में जब गई उसके बाद से वो बदल कर आ गई। उन्होंने नारा, आपने नारा बताया, उन्होंने वजह बताई थी। आपने कहा कि तिलक तराजू तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। शर्माना क्या, ये कहते थे, है ना। और फिर नारा हो गया कि हाथी नहीं गणेश है। तो उसकी वजह नारा बदलने की अजय शुक्ला बहुत सलीके के साथ में बता चुके हैं, और ये बहुत सलीके के साथ से बताते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, तीन तीन महान वक्ता मेरे से पहले बोल रहे थे, फिर भी मेरे जैसे कूड़ मगज के लिए उन्होंने 19 मिनट जैसा बड़ा टाइम छोड़ दिया। अब मेरे लिए बड़ी मुसीबत है कि क्योंकि सबसे सलीके वाले आप ही, हम लोगों के बीच में सबसे नहीं नहीं सलीके नहीं, वाले आप ही हैं मैं भाई। मैं मैं सोच रहा हूं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं, तो बड़ी दुविधा है। लेकिन 10 सीटों पर मायावती जीती और बबुआ रह गए 5 सीटों पर, जो उनके पास पहले भी थी जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का और उसका। उसके बाद बुआ ने वही किया जो बुआ करती आई है। और अच्छा हुआ कि 2024 में सोनिया गांधी जी के प्रयास के बाद भी वो नहीं आई, गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई। उसकी जो भी वजह रही हो, अंदर की वजह तो आप और शुक्ला जी जानते होंगे, लेकिन वो अगर आती तो फिर वो रिपीट होता 2019। मैं बहन मायावती को तो उतना नजदीक से नहीं जानता जितना अजय जी जानते हैं। उन्होंने बिनसर पैलेस में अजय जी की भी हाजिरी लगती रही है। मैं, हाँ नहीं, गलत नहीं, मैं अन्यथा नहीं लिया जाए सर, इसमें एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी के पास जाएगा और पत्रकार तो जाएगा, वो चाहे कैसा भी राजनेता हो, किसी भी स्तर का हो, जाएगा, उसे तो अपनी खबर चाहिए सर। लेकिन मैं डॉक्टर सीपी राय का शागिर्द हूं, तो मुझे आगरा में जब कांशीराम आया करते थे तब सानिध्य प्राप्त हुआ करता था उनका।
और वो चक्की पाट एक जगह है, राय साहब जानते होंगे, छिपी टोला के पास। अगर आप आजकल भी आगरा में रह रहे हैं तो वहीं एमडी जैन के आसपास, तो वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और पैदल यात्री थे, वामसेफ हुआ करता था। और हम लोग मजे करने के लिए जाते थे, बोले भाई आओ छेड़ेंगे, 1 घंटा एंटरटेनमेंट होगा। और फिर वो हमारे सामने ब्राह्मणों को, बनियों को और तमाम लोगों को गाली बका करते थे खूब जी भर के, और हम लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के नोट किया करते थे कि हाँ कि भाई अब ये खबर, और फिर एक खबर बनाते थे, बड़ा आनंद आता था। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, फक्कर टाइप के थे, उनके पास में चाय पिलाने को भी पैसे नहीं होते थे। मायावती जी को जो साम्राज्य मिला उसमें ऐसा नहीं था, उनके साम्राज्य में तो बड़े बड़े शीश महल हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थी तो कोई अधिकारी जूते पहनकर नहीं जा सकता था। उनके वो जहां बैठी होती थी उसे चप्पल उतार कर और हाथ आगे यूं करके जाना पड़ता था। लेकिन काशीराम ऐसे ना थे। काशीराम जब निकलते थे तो फिर वो कहते थे अरे हमें बुद्ध विहार तक छोड़ दोगे क्या? क्योंकि उन दिनों मेरे पास लैम्बरेटा स्कूटर हुआ करता था। वो जमाना था पत्रकारिता का जब लोगों के पास साइकिल भी मुश्किल से हुआ करती थी। वो हम उन्हें बुद्ध विहार छोड़ देते थे। राय साहब बुद्ध विहार रुकते थे, वो बिजली घर के पास जो है सामने, तो वो वहां पर निःशुल्क व्यवस्था होती थी, जो खाया पिया। उन्होंने संघर्ष किया। वो बौद्ध विहार है जोशी जी, बौद्ध हाँ, विहार है, और बहुत जी, सारी अपोजिशन की और मीटिंगें भी वहां होती थी। भंते कौंडिल्य वहां रहते थे। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो वहां रुका करते थे, उन्हें हम छोड़ आया करते थे। तो ये हमने बताया कि वो कहां से संघर्ष कर रहे थे। पैदल यात्री थे, उन्होंने संघर्ष किया, एक मुकाम तक ले गए। लेकिन उन्हें भी पर कब लगे, मतलब पर का मतलब उन्होंने उड़ान भरनी कब शुरू की? उन्होंने उड़ान भरनी तब शुरू की जब वो आरएसएस के सानिध्य में आए। आप ना इत्तेफाकी रखिए, लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जब पतन हुआ था, बरनाला चीफ मिनिस्टर थे, और ज्ञानी जैल सिंह के एक बहुत खासम खास व्यक्ति जिले सिंह नकोदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो मतलब कोई कह नहीं सकता था कि वो हारेंगे। बहुत कद्दावर नेता थे और ज्ञानी जैल सिंह के खासम खास थे। वो 300-400 वोटों से हार गए। वहां पर उनकी पार्टी को जो वोट मिले थे वो करीब 3,500-4 हजार वोट थे, यानी दलितों के बड़े वोटों में उन्होंने काफी हद तक सेंध लगा दी थी। और यही पूरे पंजाब में उन्होंने किया था। और वो आरएसएस के सानिध्य में आ चुके थे। देखिए, कांग्रेस से ये वोट कभी टूटता नहीं था। बाबू जगजीवन राम रहे तो मैं जाता था, मेरे ज्यादातर मित्र जो हैं वो उसी बिरादरी से आते हैं। मुझे ज्यादातर लोग आगरा में चले जाऊं तो मुझसे कहते हैं ये तो वो अपना वाला जोशी है, जैसे सोनी है, जैसे जोशी। हाँ, मानते हैं। तो मेरा उनसे ताल्लुकात भी बहुत है। तो वो वहां पर जाया करता था। मुझे मालूम है कि स्थिति क्या है। ये वहां से संघ ने इनको फोड़ा, और मैं बता रहा हूं, मैं जाया करता था तो वहां 2 तस्वीर लगी होती थी। एक तस्वीर बाबा साहेब अंबेडकर की और दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम की, और कोई भी इन दोनों का नाम नहीं लेता था। घर घर जूते की फैक्ट्रियां थी, कारीगर जूते बनाया करते थे। वो चाहे 12 खंबा रोड हो, चाहे और बहुत सारे जगह हैं। तो वहां पर लोग कहते थे कि बाबूजी की तस्वीर है। मैंने एक दिन पूछा कि ये किसकी तस्वीर है? इन्हें तो मैं पहचानता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की है। एक दिन मैंने पूछा उनसे ये किसकी तस्वीर है? मैंने ऐसे ही मतलब मजे लेने के लिए पूछा, मेरी आदत है। हाँ, मैं तो बोले ये बाबूजी की तस्वीर है। मैंने कहा बाबूजी कौन से? आपके मतलब? बोले अरे
बाबू जगजीवन राम जी की तस्वीरें जगजीवन राम कहते हुए वो हकला रहे थे, मतलब इतना सम्मान था। और कांग्रेस के वो बहुत लॉयल फॉलोअर्स थे सारे के सारे। ये स्थिति दूसरे वर्गों की भी थी। तो संघ को ये मालूम था कि ये वोट हमारे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने इनका उत्पीड़न किया है जीवन भर। संघ यानी सवर्णों की जातियां, सवर्णों की पार्टी, उसमें ज्यादातर लोग बनिए हुआ करते थे और ब्राह्मण भी आमतौर पर नहीं थे। फिर कुछ और बिरादरियां थी दबंग। तो आनंद वर्धन जी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन थी कुछ बिरादरियां उनके साथ में। तो हाँ, नहीं, आप तो सर व्यक्ति नहीं है, विचारधारा मानता हूं मैं आपको, तो आप उससे थोड़ा अलग हैं। तो अभी क्या आरएसएस ने काशीराम को उसी तरह तैयार किया जैसे दिल्ली में केजरीवाल को तैयार किया गया था। बहुत सारे लोग मुझसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये एक ही स्कूल से आए हुए लोग हैं। अखिलेश बाबू नहीं है, वो एक दूसरे यूनिवर्सिटी से आए और वो भले ही उनके पास भी जो गया वो कांग्रेस का छिटका हुआ वोट था। कांग्रेस जब कमजोर हुई तब वो वोट उनके पास गया। मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत उसमें मेहनत की और ये सारी चीजें अपने हैं उसमें। लेकिन काशीराम जी को ने मेहनत भी की और उन्हें एक विशेष पर्पज से लाया गया था। अब बहन मायावती जी अगर वो पर्पज अपनी फाइलों की वजह से पूरा कर रही है, क्योंकि काशीराम जी के साथ तो उनके विचार चले गए, बसपा अब काशीराम जी के विचारों की तो पार्टी रही नहीं। भले ही आरएसएस का सानिध्य उन्होंने अपने विचारों को दृढ़ता देने के लिए लिया हो, उसमें उनका कोई लोभ ना हो, लेकिन उनको लगता हो वैचारिक तौर पर लिया हो, दलित चिंतक के तौर पर लिया हो। अब मायावती जी की जो तोता है, जो फाइलें हैं वो रखी हुई हैं। अब मायावती जी उसकी वजह से है या काशीराम जी की विचारधारा और काशीराम जी का जो मिशन था उखाड़ो कांग्रेस, उसकी वजह से है, ये अभी मेरे लिए अबूझ पहेली है। शायद आप बता पाए। भाई अजय शुक्ल जी बैठे हुए हैं, ये दाई हैं, उंगलियां लगाकर बता देते हैं कि क्या स्थिति है। हाँ, मतलब कितने दिन में किलकारियां गूंजेगी। तो ये हाँ सर वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बता पाना बड़ा मतलब ये मुश्किल है। तो बहन मायावती जी अब क्यों चिढ़ रही हैं? बहन मायावती जी जानती हैं कि मेरा वोट कहीं जाएगा तो वो कांग्रेस के पास ही जाएगा लौटकर। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को क्यों निशाने पर रखती है हमेशा, या आरएसएस क्यों रखती है? उन्हें मालूम है देश में अगर कोई विकल्प है हमारा, या हम मतलब जिसकी जगह लेकर आए हैं वही हमें डिफीट दे सकता है। कांग्रेस हमें डिफीट देगी एक दिन, वो जानते हैं, और कांग्रेस ही डिफीट दे सकती है एक दिन, इसलिए वो कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। उनको छींक आती है तो कहते हैं कांग्रेस का हाथ था। बोले ये देखो पप्पू, वो तरह तरह के काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर कांग्रेस से लगता है। इसी तरह बहन मायावती जी को ये लगता है कि उनका जो बेस वोट बैंक है जाटवों का, वो अगर जाएगा तो वो कांग्रेस के पास जाएगा। और 2024 के चुनावों में आप सबने देखा कि वो वोट बैंक किस तरह से कांग्रेस के साथ खिसका और इंडिया गठबंधन पर गया। ये काम अखिलेश यादव अकेले नहीं कर सकते थे, ये काम कोई और नहीं कर सकता था। उसकी वजह है आनंद वर्धन जी भी नहीं कर सकते थे ये काम, क्योंकि जो अपने अपने क्षेत्र की दबंग जातियां हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं और जाट भी हैं, वो और उसमें अब मतलब गुजर और कुछ भी जोड़ लीजिए, वो हमेशा दलितों का उत्पीड़न करते आए हैं। उनको उनसे बंधुआ की तरह काम लेते आए हैं, उनको पैर की जूती समझते आए हैं, इसलिए उनके साथ में एक परंपरागत बैर है और वो किसी भी हालत में इनके साथ नहीं जाएंगी और वापस आ जाएंगी। अगर जाना होता तो ये जो उपचुनाव आए हैं इसमें कुछ ना कुछ परिलक्षित होता। भले उस उपचुनाव में
गणतंत्र चला, लाठी तंत्र चला, नंगाई चली, बदमाशी चली, लोकतंत्र को लूटा गया, उसके बाद भी वो परिलक्षित होता। 2024 में स्पष्ट रूप से ये दिखाई दिया था। और वो बहन मायावती जी का जो डर है वो यही है कि कांग्रेस, अब राहुल गांधी ने वहां पर ऐसी स्विंग बॉल फेंकी, वो स्विंग बॉल थी या दूसरा था, उनको समझ में नहीं आई। और जब बॉल ऊपर से निकल गई तब उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया भी क्या है, वही रटे हुए शब्द हैं। जब मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो मलाईदार सीटें तो खुद ले ली, जिनमें दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनकर सीधी जीत मिलती है, 10 सीटें आ गई। अकेले तो उन्हें मुस्लिम मिलता नहीं, और फिर कह दिया हमारा तो वोट ट्रांसफर हो गया, उनका नहीं हुआ। जबकि सच्चाई है कि बामसेफ के लोगों ने, जो आरएसएस जैसा काडर है, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई जहां पर वोट मिल रहा था, अखिलेश ने अपना वोट बहुत ईमानदारी से ट्रांसफर करवाया बहन जी को। अखिलेश बहुत ईमानदार आदमी है इस मामले में। जब चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं तो उस दौरान कोई वो बेईमानी नहीं करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, मिलकर लड़ते हैं, और बड़ा दिल है उनका। मैं कहता हूं वो कुछ चीजें सकुचाहट हो सकती है कांग्रेस को, कांग्रेस कभी कभी ज्यादा सीटें कम सीटें, ये तो हर व्यक्ति चाहता है, अपने दल के लिए चाहता है, हो जाती हैं। लेकिन अखिलेश को उन्होंने जिस तरीके से छोड़ा चुनाव जीतते ही, अखिलेश रह गए टापते हुए 5 सीटों पर और वो ले उड़ी 10 सीटें, और अगले दिन ही उन्होंने कर दिया टाटा बाय बाय। उधर उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, उनका जो अकूत संपत्ति है वो तो है ही है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीच में रात में कांशीराम जी की, अपने गुरुजी की याद आ जाती है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया था, उन्होंने तो मतलब कांग्रेस को मिलाया था मिट्टी में। तो मुझे भी देखिए, मेरी संपत्ति भी बच जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। एक साथ 2 काम हो रहे हैं आनंद जी, और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप बेचारे हमारे राहुल को बहन जी से वो कोस रही है। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आप सर कसाई के कोसने से कटड़ा मरा करता है क्या?